कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब दुनिया भर में तनाव हो, तेल की कीमतें आसमान छू रही हों, सप्लाई चेन बाधित हो रही हो और विदेशी मुद्रा का दबाव बढ़ रहा हो। ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से कई अपील करते हैं, जिसमें पर्यटन भी शामिल है। वो कहते हैं कि विदेश घूमने की बजाय अपने देश के खूबसूरत पर्यटन स्थलों को चुनिए। विदेशी डेस्टिनेशन वेडिंग या अनावश्यक विदेश यात्राएं कम से कम 1 साल के लिए टाल दीजिए। भारत में ही घूमिए, भारत में ही शादी ब्याह कीजिए। क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है जो हम अपने वैकेशन वहां बनाए, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाए, हम अपने स्थानों पर गर्व करें? और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। ऐसे में यह अपील कोई साधारण टूरिज्म प्रचार नहीं थी, ये राष्ट्र हित की अपील थी। क्यों? क्योंकि इससे हमारी विदेशी मुद्रा बचती है, जो आजकल वैश्विक संकट के बीच बहुत कीमती है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे भारत के टूरिज्म सेक्टर की, जिसमें 2014 के बाद से एक बड़ा विस्तार और विकास देखने को मिला है। और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने कई बार इन विकास परियोजनाओं में रोड़े अटकाने का काम किया। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हो तो इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भारत के टूरिज्म सेक्टर की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस वक्त दुनिया भर में कैसी स्थिति बनी हुई है। जब भारतीय विदेश यात्रा करते हैं तो हवाई टिकट, होटल, शॉपिंग, वीजा और लोकल ट्रांसपोर्ट जैसी हर सुविधा पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है। बड़े स्तर पर ऐसा होने से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है और रुपए पर असर पड़ सकता है। देखिए, विदेश यात्रा करना गलत नहीं है, सामान्य परिस्थितियों में लोग जरूर करें, लेकिन जब दुनिया आर्थिक संकट और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स से जूझ रही हो, तब यह भी जरूरी है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। सोचिए, अगर लाखों भारतीय छुट्टियों के दौरान बड़े स्तर पर विदेशों में खर्च करें तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और रुपए की मजबूती पर पड़ेगा। इसी वजह से ईरान और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की अपील की है। आज ईंधन की खपत और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, क्या भारत में पर्यटन को मजबूत बनाना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं। भारत में टूरिज्म डाइवर्सिटी अपार है। एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, बुद्धिस्ट सर्किट, हिमालयन टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ सफारी और हेरिटेज टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में भारत दुनिया का बड़ा टूरिज्म हब बन सकता है। इसके लिए टूरिज्म सेक्टर सरकार का सबसे मजबूत पार्टनर साबित हो सकता है। पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, सेफ टूरिज्म इकोसिस्टम, सोलो विमेन ट्रैवलर्स, फैमिली टूरिज्म और सीनियर सिटीजन टूरिज्म को मजबूत बनाने में प्राइवेट टूरिज्म सेक्टर की बड़ी भूमिका हो सकती है। क्योंकि जब भारत अपने ही नागरिकों को बेहतर टूरिज्म एक्सपीरियंस देगा, तभी इंटरनेशनल टूरिस्ट भी भारत की ओर आकर्षित होंगे। साथ ही हमने ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि योजनाएं बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का पुनर्विकास किया, कनेक्टिविटी सुधारी और भारत को ग्लोबल टूरिज्म ब्रांड बनाने की दिशा में लगातार काम किया। ऐसे में आइए एक नजर उन योजनाओं और कार्यों पर डालते हैं जिन्होंने भारत के पर्यटन क्षेत्र को नई गति दी है। पहला, प्रसाद स्कीम। 2014 से 15 में शुरू हुई ये योजना भारत के प्रमुख तीर्थ और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए लाई गई। इसके तहत घाटों का पुनर्निर्माण, बेहतर शौचालय, पेयजल, लाइटिंग, सीसीटीवी, सुरक्षा और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित की गई। अब तक 50 से ज्यादा परियोजनाओं पर काम पूरा किया जा चुका है। दूसरा, स्वदेश दर्शन स्कीम। 2014 से 15 में शुरू हुई इस योजना के तहत बौद्ध, रामायण, हिमालय और तटीय जैसे थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट विकसित किए गए। 76 प्रोजेक्ट्स और हजारों करोड़ के निवेश से दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ। तीसरा, स्वदेश दर्शन 2.0। इस योजना में सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर फोकस किया गया। होम स्टे, लोकल रोजगार, इको फ्रेंडली इंफ्रा और वाइब्रेंट विलेजेस को बढ़ावा दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिले। चौथा, घरेलू टूरिज्म को बढ़ावा। देखो अपना देश अभियान के जरिए भारतीयों को अपने ही देश के पर्यटन स्थलों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया गया। सोशल मीडिया और पब्लिक कैंपेन्स के कारण डोमेस्टिक टूरिज्म में बड़ा उछाल देखने को मिला। पांचवा, इनक्रेडिबल इंडिया का ग्लोबल प्रमोशन। मोदी सरकार ने G20, क्वाड और विदेश दौरों के जरिए भारत की संस्कृति, योग, आयुर्वेद और पर्यटन स्थलों को दुनिया भर में प्रमोट किया। ग्लोबल रोड शोज और डिजिटल कैंपेन से भारत की टूरिज्म ब्रांडिंग मजबूत हुई।
छठा, लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा। जनवरी 2024 में पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा ने देश भर का ध्यान खींचा। बीच वॉक की तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद लक्षद्वीप टूरिज्म सर्चेस में भारी उछाल आया। नए रिजॉर्ट्स, इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, होम स्टे और लोकल युवाओं की ट्रेनिंग पर काम शुरू हुआ। साथ ही भारत ने यह साफ संदेश दिया कि वो अपने ही द्वीपों को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बना रहा है। लेकिन दोस्तों, जब मोदी सरकार लक्षद्वीप को प्रमोट कर रही थी, तब कांग्रेस ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताकर आलोचना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी राष्ट्रीय मुद्दों, खासकर मणिपुर को नजरअंदाज करके केवल फोटो शूट करवा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हर बात को पर्सनली ले लेते हैं। अरे खड़गे जी, जो भारत के लिए पर्सनल है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी पर्सनल ही होगा ना। दरअसल कांग्रेस ये समझ ही नहीं पाई कि लक्षद्वीप यात्रा केवल टूरिज्म प्रमोशन नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक टूरिज्म पोजीशनिंग का हिस्सा थी। मोदी सरकार साफ कह चुकी है कि उसकी टूरिज्म पॉलिसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और लोकल कम्युनिटीज तीनों को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन कांग्रेस यही नहीं रुकी। अंडमान निकोबार में भी मोदी सरकार के टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को लेकर लोकल्स और ट्राइबल्स को भड़काने की कोशिश हुई। दोस्तों, अंडमान और निकोबार को लेकर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के टूरिज्म एस्पेक्ट को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने क्या क्या झूठ फैलाए, इस पर आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खैर, अगर हम आगे बढ़ें तो साफ दिखाई देता है कि मोदी सरकार ने धार्मिक कॉरिडोर के पुनर्विकास पर भी बड़ा जोर दिया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, अयोध्या राम मंदिर और बुद्धिस्ट सर्किट जैसे प्रोजेक्ट्स ने धार्मिक पर्यटन को नई गति दी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। होटल, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को जबरदस्त फायदा हुआ। वहीं बुद्धिस्ट सर्किट के तहत बौद्ध गया, सारनाथ और कुशीनगर जैसे स्थलों का विकास कर भारत को बौद्ध देशों के साथ सांस्कृतिक रूप से और मजबूत किया गया। इन परियोजनाओं की वजह से धार्मिक पर्यटन, स्थानीय रोजगार और भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी तीनों को बड़ा बढ़ावा मिला। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या बिना कनेक्टिविटी के ये सब पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं। पिछले 11 वर्षों में सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी पर बड़े स्तर पर काम हुआ है। उड़ान स्कीम के जरिए सैकड़ों नए रूट्स और छोटे एयरपोर्ट्स जोड़े गए। वंदे भारत ट्रेन्स, एक्सप्रेसवेज और रोपवे जैसे प्रोजेक्ट्स ने दूर दराज के इलाकों को भी टूरिज्म मैप पर ला दिया है। साथ ही 100 से ज्यादा देशों के लिए ई वीजा सुविधाओं को आसान बनाया गया। वीजा रिफॉर्म्स और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स की वजह से फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में बढ़ोतरी हुई और भारत ग्लोबल टूरिज्म मैप पर ज्यादा एक्सेसिबल डेस्टिनेशन बनकर उभरा। कांग्रेस के दौर में पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया। मोदी सरकार ने सड़क, एयर कनेक्टिविटी और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देकर इन क्षेत्रों को मेन स्ट्रीम टूरिज्म से जोड़ा। एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। हिस्टोरिक साइट्स के रिस्टोरेशन, लाइटिंग प्रोजेक्ट्स, हेरिटेज वॉक्स और म्यूजियम्स के जरिए भारत की सभ्यतागत विरासत को मॉडर्न टूरिज्म एक्सपीरियंस में बदला गया। वहीं ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, वाइल्ड लाइफ सफारी और आइलैंड टूरिज्म जैसे एडवेंचर टूरिज्म सेक्टर को भी नई गति मिली। मोदी सरकार ने चलो इंडिया और वेड इन इंडिया जैसे अभियानों के जरिए डोमेस्टिक टूरिज्म और डेस्टिनेशन वेडिंग टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में वेडिंग टूरिज्म के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया, जिससे स्थानीय रोजगार और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फायदा हुआ। इन सभी प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि टूरिस्ट फुटफॉल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, रोजगार बढ़ा और जीडीपी में टूरिज्म सेक्टर का योगदान मजबूत हुआ। लेकिन दोस्तों, जब भाजपा सरकार ये सब कर रही थी, तब कांग्रेस क्या कर रही थी? विकास के इस सफर में कांग्रेस ने कई बार विरोध, नकारात्मकता और मुकदमेबाजी की राजनीति की। चारधाम रोड प्रोजेक्ट का सालों तक विरोध किया गया। एनवायरमेंटल लिटिगेशंस और प्रोजेक्ट्स के जरिए सड़क और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रुकावट डालने की कोशिश हुई। लेकिन आज उसी बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड टूरिस्ट फुटफॉल और हो गया है और उत्तराखंड की इकोनॉमी मजबूत भी हो गई है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मजाक उड़ाया गया, उसे पैसे की बर्बादी और अगली प्रोजेक्ट तक कहा गया। फकत 3000 करोड़ से ही सरदार पटेल की प्रतिमा दुनिया में सबसे ऊंची बन गई। 3000 करोड़ सुनकर अफसोस ना करें, सोचे कि आपने स्कूल, कॉलेज या अस्पताल के लिए कब संघर्ष किया है, कब लाइब्रेरी की मांग की है। लेकिन आज वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लाखों टूरिस्ट को आकर्षित कर रहा है और आसपास की पूरी लोकल इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है। अयोध्या और राम मंदिर से जुड़े टूरिज्म डेवलपमेंट का भी विरोध किया गया, लेकिन आज अयोध्या की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। होटल, ट्रांसपोर्ट, दुकानदार और लोकल यूथ सभी को नए अवसर मिल रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो कांग्रेस की आंखों पर मोदी विरोध की पट्टी इतनी कसकर बंधी हुई है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के हर स्ट्रैटेजिक कदम के पीछे केवल राजनीति ही दिखाई देती है। उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि लक्षद्वीप यात्रा के पीछे सिर्फ तस्वीरें या प्रचार नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य को लेकर एक गहरी सोच और जिम्मेदारी का भाव था।
आज जब दुनिया आर्थिक अस्थिरता, तेल संकट और जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रही है, तब समझ आता है कि मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे और भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील के पीछे कितनी दूरदर्शिता थी। ये केवल टूरिज्म नहीं, बल्कि आर्थिक सुरक्षा, विदेशी मुद्रा बचत और भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग से जुड़ा विषय था। और हाँ, ये सच है कि भारत को अपने बीच टूरिज्म को और बेहतर बनाना है। हमें अपनी लंबी कोस्टल लाइन की टूरिज्म पोटेंशियल को मालदीव्स और थाईलैंड जैसे डेस्टिनेशंस के स्तर तक ले जाने के लिए लगातार काम करना होगा। हाइजीन, सर्विस क्वालिटी, हॉस्पिटैलिटी और वैल्यू फॉर मनी जैसे क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। लेकिन न कांग्रेस और ना ही कोई दूसरा देश इस भ्रम में रहे कि भारत मालदीव्स को टूरिज्म में चुनौती नहीं दे सकता। भारत के पास प्रकृति, संस्कृति, स्पिरिचुअलिटी और डाइवर्सिटी का ऐसा संगम है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। मेरा मानना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी भारत के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब टूरिज्म इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि सर्विस, फैसिलिटीज, हाइजीन और प्रोफेशनलिज्म को लेकर कोई सवाल खड़े ना हो। मालदीव कंट्रोवर्सी के समय वहां के मंत्री जाहिद रमीज का वो बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने भारत की क्लीनलीनेस और सर्विस स्टैंडर्ड्स पर तंज कसने की कोशिश की थी। ऐसे बयान केवल सरकार को नहीं बल्कि पूरे देश को चुनौती देते हैं। मोदी सरकार की टूरिज्म विजन का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाएगा। टूरिज्म केवल सरकार का एजेंडा नहीं, बल्कि रोजगार, लोकल इकोनॉमी और भारत की ग्लोबल इमेज से जुड़ा विषय है। आज कई जेनजी इन्फ्लुएंसर्स खुलकर कह रहे हैं कि वो थाईलैंड या मालदीव्स जा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत को चुना क्योंकि ये सिर्फ ट्रैवल चॉइस नहीं, बल्कि देश हित से जुड़ा फैसला है। आखिरकार भारत की धरोहर, भारत का टूरिज्म और भारत की प्रतिष्ठा हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। और अगर सरकार, इंडस्ट्री और नागरिक मिलकर काम करें तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म पावर बनकर उभरेगा। ये समय पीएम मोदी की अपील को समझने का है, उनके साथ चलने का है। बहुत बहुत धन्यवाद।